हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में समझा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि आप इस केस में रे डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, यानी हमने इसके रूल समझे थे। इसके साथ साथ हमने पहला केस पढ़ लिया था जिसमें हमने बात की थी कि जब भी आपके पास वस्तु इन्फिनिटी पे या अनंत दूरी पे होगी तो उस केस में आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगी, उसकी जो है नेचर या प्रकृति क्या हो। तो हमने देखा था जब आप इन्फिनिटी पे वस्तु को रखते हैं तो आपकी इमेज फोकस पे बनती है और ये वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार की वस्तु होती। नेक्स्ट है जब वस्तु सी के पीछे रखती है, यानी सी के बियॉन्ड। इस केस में क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी कि कम से कम आपको 2 किरणों की आवश्यकता होती है रे डायग्राम बनाने की, ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो आपकी वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 किरणों के माध्यम से रे डायग्राम बनाते हैं। तो हमने एक बी बिंदु से आने वाली किरण ली जो कि आपके मुख्य अक्ष के समानांतर है, बीडी, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है। दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और फिर वापस अपने पथ पे वापस चली जाती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। अब ये जो 2 किरणें हैं ये दोनों एक बिंदु पे आके मिलती है जो कि आपका बी बिंदु की इमेज है, जिसे आप बी डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, यहाँ पे आप एरो बना देंगे तो आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है, एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक। और आप देख सकते हैं साइज जो है वस्तु से छोटा है, वास्तविक होगा क्योंकि किरणें वास्तविक तौर पे एक दूसरे को काट रही हैं, उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक। इमेज की बात करें, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ तथा सी के बीच में। नेक्स्ट नेचर की बात करें, नेचर कैसा है, वास्तविक, छोटा और उल्टा, ठीक है। लिखेंगे आप वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा उल्टा, ठीक। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति, इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और वस्तु की स्थिति क्या, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ, जहां पर हमारी वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे रखी, वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई है। यहाँ पे भी हम 2 किरण लेंगे, एक किरण जो बी से निकल रही है और मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। डी पर स्ट्राइक होने पर यानी डी पर परावर्तित होकर ये जो किरण है वो फोकस से पास हो जाए। दूसरी किरण हम फोकस से पास होती हुई लेंगे जो ई बिंदु पर स्ट्राइक होगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश पे काट रही है, तो यहाँ पे आपको बी की इमेज यानी बी का प्रतिबिंब बी डैश मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो बी डैश है या जो ए, फिर आप एरो बनाएंगे तो ए डैश बी डैश आपको प्रतिबिंब मिल गया है ए बी का, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे आपको मिला है, ठीक। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या होगी, एट सी,
यानी वक्रता केंद्र। ठीक, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर। फिर प्रतिबिंब भी आपको कहाँ मिला है? वक्रता केंद्र पर, यानी एक्सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब इमेज के बारे में बात की जाए तो इमेज कैसी होगी? वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को काट रही है, यानी रियल इमेज होगी। रियल है तो उल्टी होगी। और वस्तु के आकार, यानी सेम साइज। ठीक है, तो आप लिखेंगे रियल यानी वास्तविक, वस्तु के आकार की और उल्टी या उल्टा प्रतिबिंब आपको प्राप्त है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अगला हम बात करते हैं जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। यहाँ पर भी हम दो किरणें लेंगे, एक बी से जो निकलेंगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो ये किरण क्या होगी? परावर्तन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी हम वो किरण लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली किरण उसी पथ में वापस चली जाती। दोनों किरणें आपस में बी डैश पर एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश पर आपको ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति की बात की जाए तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, अब अगर हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ पे होगा? सी और इंफिनिटी के बीच में, सी और अनंत के बीच में। अब यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब है उसके बारे में बात की जाए, उसके नेचर के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही हैं, तब आपको प्रतिबिंब मिल रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक, वस्तु के आकार से बड़ा होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? वस्तु की स्थिति कितनी है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच में। क्या है ये आपकी वस्तु की स्थिति? फिर है प्रतिबिंब की स्थिति। यानी सी और इंफिनिटी के बीच में, यानी सी और अनंत के बीच में। नेक्स्ट है प्रकृति, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? लिखेंगे आप वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति हो। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब वस्तु फोकस पे हो। फोकस पे अगर वस्तु है तो एक जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, फिर फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी पास होगी। ठीक, अब ये दोनों किरण आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये समानांतर है, लेकिन आगे जाके क्या होगा? इनफाइनाइट दूरी पर, यानी अनंत दूरी पर ये आपस में मिलेंगे। यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत दूरी पे बनेगा। ठीक, किरण वास्तविक तौर पर एक दूसरे से मिलेंगे, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब का आकार की बात करें तो बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और उल्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तु की स्थिति, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति।
और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? फोकस पर, एफ पर या फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति इंफिनिटी पर यानी अनंत पर या अनंत दूरी पर। और प्रकृति की बात की जाए, वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक, बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब, और उल्टा। ठीक, नोट करें। अगली जो हमारी वस्तु की स्थिति है वो फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ से निकलेंगी, जो कि डी बिंदु पर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि दोनों किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे किरण तो मिलेंगी नहीं, फिर हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे बिंदु बी डैश पर ये किरण मिलेगी। अब यहाँ पे दर्पण के पीछे मिल रही है किरणें, यानी वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी। तो बी डैश ए डैश ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, और ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, बड़ा होगा वस्तु के आकार से और सीधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? पी और एफ के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी, बड़ा तथा सीधा। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी प्रकृति। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग एज अ शेविंग मिरर होता है, यानी शेविंग करने के लिए जो दर्पण होता है, आप जो है आपका अवतल दर्पण, इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि अगर हम वस्तु को कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखें तो हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि सीधा और आभासी होता है। तो इसी चीज का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जब हम शेविंग के लिए इसका यूज करते हैं तो अपने फेस को, अपने चेहरे को जो है दर्पण के जो है बहुत पास रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो चेहरा है, चेहरे का काफी बड़ा प्रतिबिंब बनता है और जो है व्यक्ति आसानी से शेव कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इसका उपयोग है शेविंग मिरर के तौर। यूज इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में उपयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन शेविंग मिरर, यानी कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के तौर पर किया जाता है, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिव एंड कर्व सरफेस। इसकी जो है परावर्तक और घुमावदार सतह के कारण इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। The concave mirror forms an enlarged and erect image of the face when the mirror is held closer to the face during the shaving. अब क्या होता है, जब शेविंग की जाती है तो कॉनकेव मिरर के पास फेस को रखा जाता है और इस कारण बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे शेविंग काफी आसानी से हो जाती है। अवतल दर्पण का उपयोग आमतौर पर उनकी परावर्तक और घुमावदार सतह के कारण शेविंग में किया जाता है। जब शेविंग के दौरान दर्पण को चेहरे के करीब रखा जाता है तो अवतल दर्पण चेहरे की बढ़ी हुई और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, नोट करेंगे इसे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला इसका उपयोग है, इसका उपयोग हम ऑप्थेल्मोस्कोप में करते हैं। ठीक है,
तो इसका उपयोग ऑप्थेल्मोस्कोप में जो है डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्थेल्मोस्कोप, यानी कॉन्केव मिरर का जो उपयोग है वो ऑप्थेल्मोस्कोप में भी किया जाता है। Ophthalmoscope consists of concave mirror with a hole in a center. तो ऑप्थेल्मोस्कोप कैसा होता है? इसमें आपके पास एक कॉन्केव मिरर होता है और एक होल भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। The doctor focus through the small hole from behind the concave mirror while a beam is directed into the pupil of the patient. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे डॉक्टर जो है, जो छोटा सा इसमें छेद होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप में जो छेद होता है वहां से फोकस करता है जो है पेशेंट की आंख पे, ठीक। दिस मेक्स द रेटिना विजिबल एंड मेक इट इजी फॉर डॉक्टर टू चेक। और इससे क्या होता है, इस ऑप्थेल्मोस्कोप के माध्यम से जो डॉक्टर है वो रेटिना को काफी ठीक से देख पाता है, जिससे उस पर कोई भी प्रॉब्लम है वो आसानी से बता सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग ऑप्थेल्मोस्कोप में किया जाता है। नेत्र दर्शक केंद्र में एक छेद के साथ एक अवतल दर्पण होता है। डॉक्टर अवतल दर्पण के पीछे से छोटे छेद के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि एक प्रकाश किरण रोगी की आंख की पुतली में निर्देशित होती है। इससे रेटिना दिखाई देता है और डॉक्टरों के लिए जांच करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्थेल्मोस्कोप है इसमें आपके कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले इसके प्रयोग के ऊपर। तो इसका उपयोग जो है वो आपका टेलीस्कोप में किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका जो है कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी जो कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण होते हैं इनका उपयोग हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में करते हैं। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप concave mirror for diameter 5 meter or more is used as the objective। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं, इनका उपयोग जो है हम करते हैं और इसमें आपके कॉन्केव मिरर का यहाँ पे यूज होता है, जिसका डायमीटर जो है 5 मीटर का होता है, ठीक है। और इसका यूज ऑब्जेक्टिव के तौर पे किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरदर्शी बनाने में किया जाता है। एक खगोलीय दूरदर्शी में 5 मीटर या उससे अधिक का व्यास वाले अवतल दर्पण को अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपके कॉन्केव मिरर का यूज है। आप देख सकते हैं ये आपका टेलीस्कोप है, ये आपका आईपीस है, तो ठीक है। और ये आपका क्या है, लाइट, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव मिरर रखा गया, ठीक है। तो जो आपका टेलीस्कोप होता है इसमें आपके कॉन्केव मिरर का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसे आप नेक्स्ट इसका यूज है। हम इसका यूज जो है जो आपके हेडलाइट्स होते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर का यूज हेडलाइट्स में होता है, आपके टॉर्च में होता है, एक परावर्तक के रूप, ठीक है। तो परावर्तक के कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका जो बल्ब होता है उसे फोकस पे रखा जाता है और जो हमें बीम मिलती है वो एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक। तो इस कारण हम इसका उपयोग जो है टॉर्च में, आपकी गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें करते हैं। कॉन्केव मिरर्स यूज इन हेडलाइट में प्रयुक्त अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर आर वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड मोटर व्हीकल, यानी जो कॉन्केव मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, इनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, और जो आपके मोटर व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उनकी हेडलाइट्स में, टॉर्च लाइट में, रेलवे इंजन में किया जाता है। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर। लाइट सोर्स को कहाँ रखते हैं, मिरर के फोकस में, दर्पण के फोकस में। So after reflecting the light rays travel over a huge distance as parallel light beam of the high intensity। तो क्या होता है,
इस कारण जो लाइट रेज है वो पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती हैं और ये काफी दूर तक जाती है। अवतल दर्पण व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल और मोटर वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च लाइट, रेलवे इंजन आदि में रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, इसलिए प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद उच्च तीव्रता के समानांतर प्रकाश पुंज के रूप में एक बड़ी दूरी तक यात्रा करती है। ठीक है, तो ये आपका अगला जो है यहाँ पे उपयोग है। तो बच्चों आज हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स डिस्कस किए, साथ ही साथ इसके जो यूज है वो हमने जाने। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।